नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का डीएनए। इसमें हम लोग टोटल पार्ट पढ़ेंगे डीएनए का। सब कवर करेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, टाइप क्या होता है, किसने खोज किया, सब के सब पढ़ेंगे। टोटल मिला के 13 टॉपिक रहेंगे और प्लस एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आखिर क्या होता है डीएनए, वो जानेंगे। सभी जो सजीव में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो माता पिता से संतान में हस्तांतरित होते हैं। अर्थात मान लीजिए माता पिता के जो कुछ गुण होते हैं उनके बच्चों में जो आते हैं, इन गुणों को नियंत्रित करने वाला पदार्थ ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, या जिसे हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है। यही क्या करता है, अपने माता पिता या दादी दादा या नानी नाना का जो गुण होता है वो बच्चों में आता है, वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार यह आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए है। डीएनए जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला वह गुण है जो सभी आनुवांशिक सूचनाओं को सुरक्षित रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संचार करता है। अर्थात जो भी हमारे पूर्वज से हमें जो गुण मिलते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। ये इसका मुख्य कारण एक ही होता है कि जो डीएनए में हमारे गुण समाहित होते हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी में भी जाते हैं। इसी कारण डीएनए को जीवन की रूपरेखा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लीजिएगा। ऐसे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कभी कभी या तो हिंदी में पूछ लेता है या तो इंग्लिश में पूछा जाता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्या होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन्स है, नोट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको डीएनए का जो बेसिक थियरी है वो पता चल गया होगा, आखिर डीएनए क्या होता है। ठीक है, अगला डीएनए की परिभाषा क्या हुआ है। डीएनए की परिभाषा क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है वो जानेंगे। तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है ये? डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, जीव के सभी आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इन अदर वर्ड, डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज। डीएनए वही प्रकृति होती है जो हमारे पूर्वज यानी जो हमारे पूर्वज से जो गुण मिलते हैं वो अगले में ट्रांसफर होते रहते हैं। मान लीजिए कोई, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं और ये हम हैं। तो डीएनए मान लीजिए इनकी कुछ क्वालिटी होगी। ये पहले किस में, दादाजी में थी, अब थोड़े से पिताजी में आ गई होगी। तो ये डीएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है। जो भी जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज के रूप में ये कन्वर्ट करता रहता है, जो हमारी आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार भी होता है। मान लीजिए दादाजी की जो क्वालिटी है वो पिताजी में आ गई, अब पिताजी की कुछ क्वालिटी हमारे में आ गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। तो डीएनए में देखिए एक न्यूक्लियड होता है, सेल्स और क्रोमोसोम होते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। कोशिकी क्रियाओं सेलुलर एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है। माता पिता से संतान में गुणों का हस्तांतरण सुनिश्चित होता है, जो अभी बताया है ना वही। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, जो डीएनए का पूर्ण नाम या फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, वो है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। ये बहुत सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, डीएनए में डीऑक्सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा है राइबोज। राइबोज एक प्रकार का पेंटोज शर्करा है। क्या है ये? एक पेंटोज शर्करा है। का अर्थ क्या है, ऑक्सीजन की कमी। राइबोज एक प्रकार का पेंटोज शर्करा होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका अर्थ क्या होता है, नाभिक में पाया जाने वाला अम्ल। अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए जो पिक्चर में दिया गया है। ये शुगर फास्फेट बैकबोन है,
जो ये वाला है ये शुगर फास्फेट बैकबोन है। ठीक, बेस पेयर ये है एंडेनिन, ग्वानिसिन और साइटोसिन, ये बेस पेयर में आते हैं। तो आई होप डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता हो गया होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सी का अर्थ होता है ऑक्सीजन की कमी, राइबोज का अर्थ क्या होता है? पेंटोज शर्करा, और न्यूक्लिक एसिड का अर्थ होता है नाभिक में पाए जाने वाला अम्ल। अगला हमारा है डीएनए की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो डीएनए की खोज किसने किया था? ठीक, यहाँ इनकी पिक्चर लगी है, आप देख सकते हैं। तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर ने किया था, जो 1800 फ्रेडरिक डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर ने किया था, जो 1869 में की थी। इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। जब इन्होंने पहले इसकी खोज की थी तो इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए, मार्क कर लीजिए और कमेंट में लिखते रहिएगा कि न्यूक्लिन पूछा है, क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लिन सर्वप्रथम नाम किसने रखा? तो किसने रखा था? फ्रेडरिक मिसर ने। और डीएनए की खोज भी इन्होंने किया, क्योंकि यह कोशिका के नाभिक में प्राप्त हुआ था। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो न्यूक्लियस दिखाया है ना पिछले पिक्चर में, वही था ये कि कोशिका में नाभिक में प्राप्त हुआ था। बाद में 1953 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बाद में 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की त्रिआयामी संरचना का प्रतिपादन किया। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और डायरेक्ट ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आप लोग बताइएगा किस एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट में जरूर आप जवाब दीजिएगा। प्रतिपादन किया जिसे डबल हेलिक्स मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जिसे डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। इस खोज में रोजालिंड फ्रैंकलिन और मारिस बिंकलिंग्स ने एक्सरे डिफ्रैक्शन अध्ययनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये भी पूछता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, किसने दिया था? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन और मारिस विंकलिन। अगला टॉपिक है डीएनए का कोशिकीय स्थान, यानी डीएनए का कोशिकीय स्थान क्या होता है? ये देख लीजिए, ये सेल है हमारा, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए। ठीक, ये होता है स्ट्रक्चर। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है। जो हमारे एक होती है यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स जो होती हैं, उनमें यूकैरियोटिक में जो कोशिकाएं डीएनए में मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं में डीएनए नाभिकीय झिल्ली से रहित होकर साइटोप्लाज्म के न्यूक्लाइड क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए यहाँ एक दिया है, एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की ये है, मार्क कर लीजिएगा। यूकैरियोटिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। अब प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं में डीएनए नाभिकीय झिल्ली से रहित होती हैं, जिसे साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियड क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछेगा कि यूकैरियोटिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए किस रूप में पाया जाता है। तो ये दोनों लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा है डीएनए की रासायनिक संरचना क्या होती है? देख लीजिए रासायनिक संरचना क्या है। फास्फेट ग्रुप है ये फास्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजनस बेस है और दूसरा शुगर डीऑक्सीराइबोज है। ठीक, तो ये डीएनए की रासायनिक संरचना होती है। डीएनए एक लंबी श्रृंखला वाला अणु है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड तीन भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से? 3 भागों से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पूछता है कि डीएनए की जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड कितने भागों में मिलकर बनी होती है, तो 3 भागों में मिलकर बनी होती है। पहला हमारा नाइट्रोजनी क्षार, जो नाइट्रोजनस बेस है, पहला ये है हमारा। और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये दूसरा है। और तीसरा है फास्फेट समूह, तीसरा वाला ये है।
आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब इन तीनों का नाम आप याद कर लीजिए। पहला जो हमारा रासायनिक संरचना है नाइट्रोजनी बेस है, और दूसरा हमारा डीऑक्सीराइबोज है, और तीसरा फास्फेट समूह है। ये इम्पोर्टेंट है, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, कमेंट मार्क्स में जरूर लिख लीजिएगा किस एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है देख लीजिए। पार डीएनए जो डीएनए बेसिस होते हैं एंडेनिन और ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन में होता है। तो डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजी क्षार में पाया जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग कौन सा? प्यूरिन। पहला वर्ग कौन सा है? प्यूरिन। जो हमारा पहला समूह होता है वो प्यूरिन होता है। ठीक है, प्यूरिन में दो दो पाए जाते हैं, एडेनिन पाया जाता तथा दूसरा ग्वानिन। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि प्यूरिन में उन 2 सदस्यों के 2 समूह के नाम बताइए जो इसमें पाए जाते हैं। एडेनिन और तथा ग्वानिन 2 सदस्य होते हैं। ये दोनों हमारे सदस्य हैं जो एडेनिन और ग्वानिन है। और पायरिमिडीन में 2 सदस्य होते हैं जिसमें थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला हमारा जो 4 प्रकार के होती हैं, पहला जो ग्रुप होता है प्यूरिन में पहला होता है एडेनिन और दूसरा ग्वानिन, और पायरोमिडीन में तीसरा होता है थायमिन और चौथा होता है साइटोसिन। ठीक, तो आप लोग नोट करते रहिएगा। अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है कि चारगाफ का नियम क्या होता है, यानी चारगाफ रूल्स क्या होता है। ये पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थायमिन, एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन, इन्हीं के बारे में इन्होंने सबको इक्वल करके बताया कि ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, दोनों ये इसके इक्वल होते हैं। जो हमारा एडेनिन है वो थायमिन के इक्वल होता है, यानी जो थायमिन होता है जो थायमिन होता है वो एडेनिन के इक्वल होता है, और जो ग्वासिन के क्या होता है? इक्वल होता है, यानी साइटोसिन और ग्वासिन के इक्वल होता है। ये चार्वाक का नियम है। चार्वाक के अनुसार डीएनए एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, यानी एडेनिन की मात्रा, यानी ये वाला जो मात्रा होगी वो थायमिन के बराबर होगी, और ग्वासिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। तो ये चारगाफ का नियम है जो चार्ट में बताए हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये डीएनए पे जो हेलिक्स बना है बेस पेयर पे, तो ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थायमिन। तो एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के इक्वल होंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, यहाँ देख लीजिए क्रॉस करके भी आप इसी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारगाफ का नियम क्या होता है कि जो एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और ग्वासिन और साइटोसिन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस नियम के अनुसार डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडीन की कुल मात्रा समान होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कब दोनों की मात्रा एक दूसरे के समान होती है। अगला डीएनए की संरचना, जो डबल हेलिक्स मॉडल बताए थे अभी डीएनए की खोज में, वही जो प्रतिपादन किए थे, यानी किस हेलिक्स पे किए थे वो है। ये डबल हेलिक्स संरचना है, देख लीजिएगा, एक ब्लू में है एक रेड में है। ठीक है, और ये सिंबल कुछ दिया गया है जो इसके बीच में बना है, जो हमारा हल्का सा ब्लू है, रेड है, पर्पल है और ग्रीन में है, उसको अलग से दर्शाया गया है। ये डबल हेलिक्स के मॉडल में जो प्रतिपादन किए थे एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन के और थायमिन के बीच में, वही है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स कहा जाता है, और इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, श्रृंखला होती है जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होती हैं। जो एक दूसरे के चारों ओर तक क्या होती हैं? कुंडलित होती हैं। देख लीजिए, एक यहाँ बना है, एक यहाँ। कलर वाइज आप देख सकते हैं कि ये कुंडलियां इसमें बनी हैं जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित रहती हैं, और दोनों श्रृंखलाओं को एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, जिसे एंटी पैरेलल, देख लीजिए, जिसे क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। ये जो हेलिक्स है इस पे भी एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल। यहाँ देख लीजिए समान है, यहाँ देख लीजिए उसके एंटिक है। फिगर दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और शायद पहली बार भी क्लास देख रहे होंगे, डीएनए को इतने डिटेल में कोई बताया होगा।
तो जिसे एंटी पैरेलल व्यवस्था भी कहते हैं। डीएनए की बाहरी संरचना जो होती है शर्करा फास्फेट, जो इसकी बाहरी संरचना होती है शर्करा फास्फेट फास्फेट की होती है, बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजनी क्षार, तो जो इसमें जो बेस होता है वो इनर होता है, यानी भीतर की तरफ होता है, और स्थित होकर हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। यानी जो डीएनए का बाहरी संरचना होता है शुगर फास्फेट होता है, जो आंतरिक संरचना होता है वो नाइट्रोजनी बेस होता है। ठीक, ये भी पूछा है क्वेश्चन, आप इंपॉर्टेंट लाइन में लिख लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो बता रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा, और कुछ चीज़ें लिखी नहीं गई हैं। अगला देख लीजिए, अच्छे से समझिएगा। ठीक, जो शुगर फास्फेट बैकबोन, यानी शुगर फास्फेट बैकबोन जो होता है, यह डीएनए की दोनों साइड्स, ध्यान में अपने नोट में लिख लीजिएगा, ये डीएनए के दोनों साइड्स बाहर की तरफ एक मजबूत रीढ़ की तरह होती हैं। जैसे हमारे पास बैकबोन की जरूरत होती है, उसी प्रकार क्या होता है, शुगर फास्फेट बैकबोन की भी जरूरत किसको पड़ती है, डीएनए को। इसमें जो नंबर 2 पॉइंट है, इसमें डीऑक्सोराइबोस शुगर पेंटागन आकार का होता है। किसके आकार का होता है, पेंटागन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मेडिकल एग्जाम कोई भी देंगे तो उसमें जब पूछता है तो इतना डीपली क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेता है। तो जो इसमें डीऑक्सोराइबोस शुगर होता है किस आकार का होता है, पेंटागन का, और फास्फेट ग्रुप पी बारी बारी से जुड़े होते हैं। ठीक, और पॉइंट नंबर 3 ध्यान में रखिएगा, एक सिरे को 5 प्राइम, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक सिरे को 5 प्राइम और दूसरे सिरे को 3 प्राइम कहते हैं। दूसरे सिरे को क्या कहते हैं, 3 प्राइम, यानी जो पहला सिरा होगा 5 प्राइम और दूसरा सिरा क्या होगा, 3 प्राइम। ठीक, इंपॉर्टेंट है। दोनों स्ट्रैंड जो विपरीत दिशा में चलती हैं एंटी पैरेलल होती हैं, अभी पिछले वाले में बताए हैं। और इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए, जो बेस पेयर होता है, बेस पेयर क्या होता है, बेस पेयर यानी नाइट्रोजन बेस जो होता है, अंदर की तरफ 4 प्रकार के बेस होते हैं। पहला होता है एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन, ये चारों पेयर उसके अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक, ये चारों पेयर इसके अंदर की तरफ बनते हैं। ये हमेशा विशिष्ट तरीके से जुड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कीजिएगा। जो हमारा एडेनिन होता है थायमिन से जुड़ा रहता है, जो 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूछा है कि जो हमारा एडेनिन और थायमिन होता है वो कितने हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है, तो कितने हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है, 2। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, और ये भी देखिए कि इस एग्जाम में पूछा है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, जो ग्वासिन हमेशा सी से, जो साइटोसिन से जुड़ा रहता है वो 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। अभी बताएं आपको, जो इनर पॉइंट में होते हैं वो 5 पॉइंट से जुड़े होते हैं, और जो आउटर लेयर पे होते हैं वो 3 पॉइंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, ये जोड़े डीएनए की स्थिर रखते हैं और आनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर बहुत डीपली आपसे पूछेगा ना तो ये लाइन पूछ लेगा। ठीक, जो हमारी आनुवांशिक जानकारी होती है कितने बंधों से जुड़ी होती है, किस बंधों से जुड़ी होती है, एडेनिन थायमिन से पूछ लेगा, या तो ग्वानिन या साइटोसिन से पूछ लेगा। इतने डीपली क्वेश्चन तो लगभग किसी एग्जाम में पूछा नहीं वनडे में। हाँ, नीट के एग्जाम में जरूर पूछा गया है, ये आप लोग इसके ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है, बेस पेयर्स के बीच में छोटे छोटे हाइड्रोजन बंद होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड को एक साथ मिलकर रखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा है। ठीक है, पूछा है कि जो हमारा हाइड्रोजन बंद होता है उसमें हाइड्रोजन बंद कैसे होते हैं, बड़े साइज में, छोटे साइज में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से बना ले, पूरा टॉपिक क्या है, जो अगर डीएनए से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको जरूर इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, ये बंध आसानी से टूट सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ध्यान में रखिए। ठीक है, जो ये लाइन है, ये बंध आसानी से टूट सकते हैं। ये भी पूछा गया है, जैसे जैसे प्रतिकृत के समय, लेकिन मजबूत भी होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा था कौन सा ऐसा बंध होता है जो आसानी से टूट सकता है। ठीक है, डायफ्राम में दिखने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी ये लाइन अगर मेडिकल एग्जाम में आप दे रहे हैं ना तो इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। जो बाएं तरफ डबल हेलिक्स का 3D मॉडल दिखता है, ठीक है,
नीला लाल बैकबोन के साथ। अभी तो इस पिक्चर में दिखाया नहीं दिया है। अभी आपको जो हम दिखाए थे तो एक तरफ रेड था, ये इस पिक्चर में जैसे देख लीजिए, ये ये रेड है और ये नीला है, ठीक है। तो नीला लाल बैकबोन के साथ, ठीक है। बीच में शुगर फास्फेट बैकबोन बाहर की तरफ होता है। अभी बताएं, शुगर फास्फेट जो होता है बैकबोन के बाहर तरफ होता है। अंदर बेस पे एटी और सीटी के बीच लेटे हुए हैं, यानी देखते हैं हाइड्रोजन बंध क्या होता है, डीएनए में हाइड्रोजन पेयरिंग क्या होता है, ठीक है। इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो एच बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ कैसे होता है, ठीक है। थायमीन एडेनिन, अभी पीछे बताएं, थायमीन एडेनिन के बराबर होता है, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है, ठीक है। तो डीएनए में एडेनिन और थायमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इस कारण जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन युग्म होता है वो एडेनिन और थायमीन के तुलना में अधिक मजबूत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप एनसीईआरटी की बुक जब लेंगे ना तो उसमें पढ़िएगा, देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन पूरे नीचे में ब्रैकेट में दिया रहता है। तो हमने ऐसा नोट बनाया ना कि आपको कहीं भी अगर डीएनए से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यही नोट बना लीजिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट भी हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर डीएनए से पूछा जा रहा है तो ये आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। डीएनए के टाइप्स कितने होते हैं वो भी देख लीजिएगा। डीएनए के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है बी डीएनए, एक होता है ए डीएनए, एक होता है जेड डीएनए। आप ये देख लीजिए, इसके बॉन्ड से ही मतलब होगा कि डीएनए में कितना बदलाव है। किसी का बॉन्ड कमजोर है जैसे बी डीएनए का, ए डीएनए का और मजबूत है, और ये जेड डीएनए का और मजबूत है, ठीक है। तो देखिए, डीएनए की संरचना के आधार पर इसके 3 प्रमुख रूप पाए जाते हैं। पहला ए डीएनए, दूसरा है बी डीएनए और तीसरा है जेड डीएनए। इनमें से बी डीएनए सामान्य जैविक दशाओं में पाए जाने वाला सबसे समान रूप से है, और जेड डीएनए बाएं हाथ की कुंडली यानी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स वाला होता है, जबकि ए डीएनए निर्जलीकरण की स्थिति में पाया जाता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए। बाकी ए डीएनए क्या होता है, बी डीएनए अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। बी डीएनए क्या होता है देख लीजिए। बी डीएनए वो होता है जो समान प्रकार से जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दाहिनी ओर मुड़ा होता है, जिसे डबल हेलिक्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें डबल हेलिक्स भी होते हैं, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होते हैं, ठीक है। ए डीएनए में यह भी दाहिनी ओर मुड़ा होता है, लेकिन बी डीएनए की तुलना में अधिक चौड़ा और छोटा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा, अधिक चौड़ा और छोटा होता है। यह निर्जलीकरण की स्थिति में बनता है, ठीक है। दोनों लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पूछता है कि निर्जलीकरण की अवस्था में कौन सा डीएनए बनता है, ए डीएनए, बी डीएनए या जेड डीएनए। तो कौन सा बनता है, ए डीएनए। हमारा जो जेड डीएनए है वो देखिए, यह बाईं ओर मुड़ा होता है, यानी लेफ्ट हैंडेड होता है। इसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग होती है, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी। अभी पिछली पिक्चर में देख लीजिएगा, जो इसकी संरचना कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, देख लीजिए। ये बाएं ओर मुड़ा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। इसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसके कारण इसे जेड डीएनए कहा जाता है, ठीक है। ये अपनी संरचना के लिए जेड डीएनए कहा जाता है, ठीक है। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। आगे जेड डीएनए क्यों कहा जाता है, ठीक है। जेड डीएनए की प्रकृति क्या होती है देख लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए अपनी समान प्रतिलिपि बनाता है, यह प्रतिक्रिया अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिससे प्रत्येक नए डीएनए अणु में एक पुरानी और एक नई श्रृंखला होती है। इस प्रकार के में हेलिकेज और डीएनए पॉलीमरेज, प्राइम तथा लिगेज जैसे एंजाइम्स भाग लेते हैं। ध्यान से देखिएगा पिक्चर को, ठीक है। ये हमारा डीएनए है, ठीक है। जो ओरिजिनल टेम्पलेट होता है डीएनए का, ये होता है, ठीक है। इसमें हेलिक्स ये है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है, जो टॉपिक लास्ट है हमारा, डीएनए का कार्य क्या होता है, ठीक है। डीएनए का कार्य हम पहले भी उसके जो इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं।
डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है, ठीक है। जो हमारे आनुवंशिक होते हैं उसकी सूचनाओं का संग्रहण करता है और स्थानांतरण करता है। जैसे हमारे पूर्वजों में जो गुण हैं वो हमारे दादाजी में आए होंगे, दादाजी से पिताजी में आए होंगे, पिताजी से हमको मिला होगा। ये क्या करता है, फंक्शन करता है। ये एक प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है तथा कोश का विभाजन और वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे एमसीक्यू, थियरी के बाद एमसीक्यू। आखिर हम लोग जान लेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ये, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में, तो आप भी इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। थियरी में इसीलिए पहले इंपॉर्टेंट लाइन लगवा दिए हैं कि ये टॉपिक आने वाला है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर साइंस का उसमें टॉपिक है तो डीएनए से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। तो डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है ये ऊर्जा का स्रोत होता है, ऑप्शन बी है कि कोशिका को सुरक्षित रखता है, या ऑप्शन सी है यह आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, या ऑप्शन डी यह श्वसन क्रिया में नियंत्रित करता है। तो डीएनए तो ऊर्जा का स्रोत होता नहीं है, ठीक है, यह कोशिकाओं को सुरक्षित तो नहीं रखता है, ये भी ऑप्शन टर्मिनेट हो रहा है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, यह श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन वन क्या बचा, सी, यह आनुवंशिक सूचनाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। वेरी इंपॉर्टेंट था, किसने किया था, तो फ्रेडरिच एमिसर ने किया था, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन हमारा, डबल हेलिक्स मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, बताइए। 1869, या बी 1901, या सी 1953, या डी 1965। तो डबल हेलिक्स मॉडल किस वर्ष आया था, ये बताना, ठीक है, बताइए। कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा इसका, कौन सा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1953 ईस्वी में। डीएनए की मूल इकाई क्या होती है, जो बेसिक यूनिट्स होता है वो क्या होता है, बताइए। अब डीएनए के टाइप में मतलब डीएनए के जो फुल फॉर्म होते हैं वो उसमें बताए थे। डीएनए की मूल इकाई क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, बताइए क्या होता है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में कितने घटक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। सब सारा का सारा टॉपिक थ्योरी में कवर करा दिए हैं, बताइए इसको। प्रश्न नंबर 6 का, कितने होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड में कितने घटक होते हैं, 3। कितने घटक होते हैं, 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन, प्यूरिन है, बताइए। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन है। प्यूरिन अभी बताए हैं, प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं बता दीजिए, ठीक। प्रश्न नंबर 7 का, तो कौन सा होता है, एडेनिन होता है। कौन सा होता है, एडेनिन। डीएनए में कौन सा क्षार युग्म बेस पेयर बनता है, देख लीजिए। ऐसा ही से क्वेश्चन जितने भी थ्योरम कराए हैं सारे सारे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, सभी एग्जाम से निकाल के इसको हम एमसीक्यू में डालें, थ्योरी और थ्योरी के साथ डालें, ठीक है। आप डीएनए के कहीं भी देख लीजिएगा, इतना बेसिक डिटेल कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बताइए डीएनए में कौन सा क्षार युग्म होता है, ठीक है, बेस पेयर कौन सा होता है। तो बेस पेयर कौन सा होता है, तो एडेनिन और थायमिन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 9 है, चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए में किसका अनुपात समान होता है। तो किसका अनुपात समान होता है वो पूछ रहा है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए एडेनिन ग्वासिन, या बी थायमिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन, या ऑप्शन डी एडेनिन साइटोसिन। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चार ग्राफ ने तो सबको इक्वल किया था, ठीक है, लेकिन
किसके साथ ये पूछ रहा है वो आपको जवाब देना, ठीक है। चारगाव के नियम अनुसार डीएनए में किसका अनुपात समान होता है? प्रश्न नंबर 9 किसका होता है? एडेनिन और थायमिन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। प्रश्न नंबर 10 है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं एक दूसरे के प्रति कैसी होती है? बताइए। समानांतर होती है, पैरेलल होती है, या वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है, एंटी पैरेलल होती है, या अनियमित होती है? तो डीएनए की दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति कैसी होती है? प्रश्न नंबर 10 का तो कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 11, डीएनए में शर्करा फास्फेट भाग किससे बना होता है? ठीक है, जो डीएनए में शर्करा फास्फेट भाग होता है किससे बना होता है वो पूछ रहा है। बेस पेयर से होता है, बैकबोन से होता है, या हेलिक्स एक्सिस से होता है, या एंजाइम साइट से? अब जो इसीलिए थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब थियरी पढ़ रहेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थियरी में डायरेक्ट इसको हम हेडिंग वाइज से बताए हैं कि डीएनए में शर्करा फास्फेट के भाग किससे बना होता है, ठीक है। आप लोग थियरी पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार थियरी पढ़ लेंगे बहुत सारे एमसीक्यू से बन जाते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस के लिए हम रखे हैं कि आपको पता चल जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए में शर्करा फास्फेट भाग किससे बना होता है? ऑप्शन है बेस पेयर, बी बैकबोन, सी हेलिक्स एक्सिस, या डी एंजाइम साइट्स? बताइए। प्रश्न नंबर 11, तो किसका बना होता है? बैकबोन का। हम हेडिंग लगवा के ही बताए थे शर्करा फास्फेट यानी बैकबोन, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से रखिएगा। आप लोग वो फिगर देखे होंगे डीएनए वाला जिसमें हम बताए थे हाइड्रोजन बंध वाला, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा, ठीक है। तो कौन सा होता है? 2 बंध से बने होते हैं। ऑप्शन पहले से शो हो गया। प्रश्न नंबर 13, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं ये बताइए। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। बताइए, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? प्रश्न नंबर 13 बताइए कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। इसका जवाब दीजिए। टाइप ऑफ डीएनए से है। समान जैविक अवस्था में पाया जाने वाला डीएनए का रूप कौन सा होता है? पूछ रहा है समान जैविक अवस्था में पाया जाने वाला डीएनए का रूप कौन सा होता है? ऑप्शन ए डीएनए, बी डीएनए, सी जेड डीएनए, और डी सर्कुलर डीएनए? बताइए। अगर अच्छे से थियरी देखे होंगे समझ के तो इसका जवाब जरूर पता होगा, ठीक है। जवाब पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। प्रश्न नंबर 14 कौन सा होगा? बी डीएनए का, ठीक है। बी डीएनए का समान जैविक अवस्था में होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 15, जेड डीएनए की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए दाएं हाथ की कुंडली, ऑप्शन बी बाएं हाथ की कुंडली, ऑप्शन सी एकल श्रृंखला, और बी ऑप्शन डी वृत्ताकार श्रृंखला, ठीक है, या संरचना? बताइए। प्रश्न नंबर 15, जेड डीएनए की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए दाएं हाथ की कुंडली, बी बाएं हाथ की कुंडली, सी एकल श्रृंखला, और डी वृत्ताकार श्रृंखला? बताइए कौन सा सही होगा। सभी का जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए। बहुत अच्छे। बताइए। तो क्या होता है? ये बाएं हाथ की कुंडली होती है, ठीक है। जो जेड डीएनए होता है बाएं हाथ की कुंडली होती है। प्रश्न नंबर 16, डीएनए की प्रकृति का प्रकार कौन सा होता है? कंजर्वेटिव होता है, डिस्प्रेसिव होता है, या सेमी कंजर्वेटिव होता है, या नॉन कंजर्वेटिव होता है? बताइए। हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए नहीं किया है कि हिंदी में पूछा ही नहीं गया, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया, हिंदी में भी लिख दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 का प्रश्न नंबर 16, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, डीएनए डीएनए जो रेप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम का क्या कार्य है? यानी डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? ठीक है। ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड जोड़ना, ऑप्शन बी
हाइड्रोजन बंध तोड़ना जो तोड़ना, ऑप्शन सी टुकड़ों में जोड़ना, या ऑप्शन डी प्राइमर बनाना। बताइए प्रश्न नंबर 17। तो क्या होता है ये? हाइड्रोजन बंध को तोड़ना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न नंबर 18। डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए डीएनए को खोलना, ऑप्शन बी आरएनए बनाना, ऑप्शन सी न्यूक्लाइड जोड़ना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध बनाना। ठीक है, बताइए। प्रश्न नंबर 18। तो क्या होता है? न्यूक्लाइड को जोड़ना होता है। ठीक है, अगला यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अभी जब यूकैरियोटिक में बता रहे थे, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। एक बार मैंने समझ में आया, 2 बार वीडियो देखिए। ठीक है, लेकिन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19। क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का मुख्य कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 20 हमारा, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण, सी श्वसन क्रिया, और डी अपशिष्ट निष्कासन। तो क्या होता है बताइए। स्टार्टिंग में यही बताए थे जब थियरी पढ़ा रहे थे इसमें। ठीक है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण का नियंत्रण करना। जो प्रोटीन की संश्लेषण का नियंत्रण करना ही डीएनए का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आई होप आपको थ्योरी भी समझ आ गई होगी और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन भी आ गया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से नोट बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डीएनए का इतना डीपली वीडियो कहीं नहीं पाए होंगे। ठीक है, आप 1 डे 2 डे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। अगर डीएनए से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।